Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar। नहीं, कोई बोलना चाहे, क्वेश्चन नहीं, एनीबडी वांट टू गिव सजेशंस टू मी आल्सो। एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग वी कैन हैव। ये जो इवेंट है एक्चुअली एक स्पीच या फिर बयान की तरह नहीं है, इट इज़ मोर ऑफ लाइक ए डिस्कशन। ये एक बिजनेस मीट है, आप लोग कुछ शेयर करना चाहें, कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं इस बात मतलब रकीब साहब के अब्दुल रकीब साहब की जो तकरीर हुई बहुत बढ़िया थी, और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसा कि मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का प्रिंसिपल है, वो एक दफ़ा बयान करते हैं कि बिज़नेस का 3 मेन प्रिंसिपल है। जैसा कि पहला प्रिंसिपल हो गया, कोई भी आप बिज़नेस करें पहले ये लिखो कि इस बिज़नेस को ख़त्म कैसे किया जाएगा, और दूसरा प्रिंसिपल ये है कि ये अज़्म करो कि आप किसी को धोखा नहीं देंगे। जैसा कि आपका कोई बिज़नेस पार्टनर है, आज का जो नया टर्म है इसको बिज़नेस पार्टनर बोलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कॉमन है सप्लायर्स, वी कंसिडर दैट अ सप्लायर। हमें जो भी रॉ मटेरियल्स देता है उसको हम सप्लायर बोलते हैं, लेकिन नया बिज़नेस टर्म है, इसको बिज़नेस पार्टनर्स बोलते हैं। तो ये अज़्म करो कि हम किसी को धोखा नहीं देंगे। एंड द थर्ड एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल ये है कि हम जो भी कारोबार करेंगे उसमें लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, विच मीन्स आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपसे इस्तिफ़ादा हासिल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्राइस मुंह मांगी कीमत लगा रहे हो, दो कि मार्केट में कोई अवेलेबल नहीं है, दैट प्रोडक्ट इज़ नॉट सप्लाइड बाय एनीबडी, सो यू शुड नॉट व्हाट टू से स्पेकुलेट द प्राइस और आप कुछ भी करके पैसे हासिल करो। तो ये सब चीज़ें मतलब हम लोगों को, मतलब मैं हर एक की बात कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट को मैं भी रिप्रेजेंट करता हूँ। तो और उसके साथ साथ मैं और एक चीज़ के बारे में भी बात करना पसंद करूँगा। जैसे कि आई टोल्ड यू कि लास्ट वीक आई हैव अटेंडेड वन कॉन्फ्रेंस, उसमें जो डिस्कस किया गया, इट इज़ नॉट अबाउट द इन्वेस्टमेंट विच वी नीड टू थिंक मोर ऑफ। फर्स्ट हम लोगों को फिनेंशियल प्लानिंग करनी है। जब आप सही से फिनेंशियल प्लानिंग करेंगे तभी यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप बजट बना रहे हो, ये सब है, इसके बाद ही आप कुछ पैसे आपके पास बचेंगे सो दैट यू कैन इन्वेस्ट ऑन दैट थिंग। तो इन सब चीज़ों के साथ आप लोग कुछ कहना चाहेंगे, कुछ क्या बोलते हैं, आपके इजहार ख्याल कुछ है तो आप बता सकते हैं। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम अप्पा पुल्ले मोहम्मद मुबशिर है। उमर साहब के मेरे दोस्त हैं वो। जो आपने जो बताया सुखुल मदीना के सिलसिले में, तो उसमें मुझे एक बात मेरे जहन में जो आई कि वो फ्री मार्केट नहीं था, वो रेगुलेटेड मार्केट था। शायद कि जो है ना, आई मे बी रॉन्ग, कि जितने भी जो भी ताजिर आता था वहाँ मार्केट में, वो पूरे ताजिर जो है ना मदीना मस्जिद नबी के साथ उनका ताल्लुक़ था। कोई ऐसा नहीं था कि कोई आदमी आए ऐरा गैर आए और वो जो है काम शुरू कर दे, और बाकायदा वहाँ पे इंस्पेक्टर्स रहते थे, तमाम चीज़ें रहते थे। तो आप माशाल्लाह पूरी दुनिया में सफ़र किए हैं, तो कोई ऐसा मार्केट आपको मिला जो ऐसे सुखुल मदीना के जैसे रेगुलेटेड था? शायद हम उसी सिलसिले में हमारा इंडस्ट्री जो है चूक हो गई, शायद मेरा जहन है कि हमारा मार्केट रेगुलेटेड नहीं था, जिसकी वजह से जो है ना रेगुलेशन ना रहने की वजह से हर आदमी अपने तौर से जो तिजारत शुरू कर दी, और आज ये हाल हो गया कि किसी के पास तिजारत नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा मार्केट आपने देखा कि जो सुखुल मदीना के तौर पर? दुनिया में बहुत सारे जगहों पर ऐसा है, ईरान में है, फिर तुर्की में है, ऐसे मार्केट है। अभी ऊशो और चंदई बोल के जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो शुरू किया है, वो भी एक कॉन्सेप्ट जो है मदीना मार्केट का कॉन्सेप्ट है। मदीना मार्केट में एक कॉन्सेप्ट ये था कि बहुत सारे लोग उस ज़माने में ख़ास तौर पर चमड़े की तिजारत थी मक्के में, तो और मदीने में भी। मक्का जो है टैनिंग का बहुत बड़ा ये था, और बहुत सारे जो सामान आता था लोग जो है रास्ते ही में जो उसको हासिल कर लेते थे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि गलत है, वो सारी चीज़ें मार्केट में आए, मार्केट में प्राइस लगे और वो जो है वहाँ ये हो, दरमियान में कोई जो है
उसको हासिल ना करें। तो बहुत ज़माने के लिहाज से जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलते हैं। उस ज़माने में जो उसमें एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, रूल जो था अल्लाह के रसूल के ज़माने में, जो अच्छी चीज़ें थी उसको बरकरार रखा अल्लाह के रसूल ने, जो उसमें से कुछ अमेंड करना था उसको अमेंड किया। आज के ज़माने में भी कोई इसमें क्या है, इबादत में हमारे पास जो फ़िक़ह का जो उसूल है, इबादत में वो है जो अल्लाह का किताबुल्लाह और किताब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। लेकिन मामलात में जो है ये है कि इबाहा है, हर चीज़ें जो है मुबाह है, इल्ला है कि जिसको हराम ना करार दिया। तो रेगुलेटेड था, ये नहीं था। तो हम समझते हैं कि आज के ज़माने में जो मुफीद होगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। हर इलाके में मुख्तलिफ़ चीज़ों से होती हैं, तो इसमें हम कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। लेकिन हमको जो है हर ताजिर जो है सच्चा हो, दियानतदार हो, नापतोल में कमी ना करे, कंपटीशन ऐसा ना हो कि कंपटीशन गलत किस्म का कंपटीशन ना हो। ये सारी चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा एक्सॉर्बिटेंट, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, होर्डिंग करता है, वो अल्लाह की किताब से साथ जो है बगावत करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें मिलती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो हमारे फ़ुक़हा ने बहुत ज़बरदस्त काम किया इस सिलसिले में। इमाम आज़म ने किताब तिजारा बोल के जो है बहुत सारी किताबें हैं, उसमें बहुत सारी मालूमात होती हैं। बदकिस्मती से हम जो है नमाज और रोज़ा और हज और ज़कात ही में हम हुए। ज़कात के बारे में बहुत कम लोगों को मालूमात हैं, लेकिन नमाज जो है हम सुन्नत भी पढ़ते हैं, नफिल भी पढ़ते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन दौलत के ताल्लुक़ से, माल के ताल्लुक़ से, माल दरअसल जो है खून की तरह, इंसान के जिस्म में खून जैसा कुछ है वैसा ही माल है। माल अगर सही हो, अच्छा किस्म का हो, तो ये जो जिस्म भी जो है अच्छा होता है। तो इस सिलसिले में ये हमारी जो कोशिश है, क्रिएशन ऑफ वेल्थ के बारे में हम सोचें, मार्केट को कैसे हम चलाएं, आज के ज़माने में सेफ़ और सिक्योर और कैसे हो सकता है, रेगुलेट होना चाहिए, नॉन रेगुलेशन होना, ये हम तो सोच के करेंगे लिहाज से। तो इसमें जो है हमारे पास जो है मदीना मार्केट के हिसाब, उस ज़माने के लिहाज से अल्लाह के रसूल ने बनाया। आज के ज़माने में हम बैठेंगे, हुकूमत के रूल्स क्या हैं और इस्लामी उसूल क्या हैं, इन सब को देख के जो हालात क्या हैं उस पर हम गौर करेंगे और बेहतर से बेहतर तरीके से। मैं वेलकम करता हूँ, आपने गौर किया है रेगुलेटर और अनरेगुलेटेड के बारे में, लेकिन इस सिलसिले में हमें देखना चाहिए कि जो ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है ना हमारे पास, और उसी शख्स के पास जाते हैं जो पहले से करता है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं और इस पर बहुत सारी चीज़ें जो है अल्लाह के रसूल ने हदीसों में भी आता है। बदकिस्मती ये है कि हमारे उलमा इकराम जो है मालियात के ताल्लुक़ से, मामलात के ताल्लुक़ से बहुत कम नॉलेज रखते हैं और पढ़ाते भी हैं। हम मुझे मालूम है कि हमारे मदारिस में हिदाया जब पढ़ाते हैं तो हिदाया पढ़ाने के लिए ऐसे आलिम की तलाश करते हैं जो कभी ना कभी तिजारत किया हो। और आपको मालूम है कि इमाम अहमद शैबानी रहमतुल्लाह जो इमाम आज़म के शागिर्द थे, जब उनके बारे में कुछ सवाल किया जाता मामलात के बारे में, वो बाज़ार जाते थे, बैठते थे, लोगों से पूछते थे कि भाई ये मसला है मेरे पास आया है, इसके बारे में मुझे मालूमात नहीं है, मुझे मालूमात हासिल करो। किताबें हैं उनकी, किताबुल कसब जो है उनकी बहुत मशहूर किताब है, बुक ऑफ अर्निंग। और ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आज के ज़माने में भी मैंने किताब रखी है बिलियनियर मुस्लिम। हमारे दोस्त हैं इंग्लैंड में, वो कहते हैं कि आज के ज़माने में मिलियनर होना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बिलियनियर बनो तुम। मिलियनियर कैन चेंज हिमसेल्फ बट बिलियनर्स कैन चेंज द वर्ल्ड। अगर आप पैसे अगर हों तो आप वेल्थ क्रिएशन में तो बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में हलाल और तय्यब तरीक़े से काम करना, कमाना, ये अफजल जिहाद है। जिहाद सबसे बड़ा जिहाद ये है कि हम जो है सच्चा और पक्का मुसलमान बने, ताजिर बनेंगे भी तो अगर हम मज़दूर हैं तो मज़दूरी भी जो है सही तरीक़े से करें। तो ये सारी बातें हैं, इस पर गौर करने के लिए मीटिंग है कि हम नमाज रोज़े के बारे में तो जानते हैं, लेकिन मामलात के ताल्लुक़ से और तिजारत के ताल्लुक़ से भी हम बात करेंगे। तो इंशाअल्लाह अभी हमारे भाई अरकब साहब ने कंपाउंडिंग के बारे में बात की, वो मेरे लिए भी बड़ा अच्छा मौजू है, मैं इनसे गुफ्तगू भी करूँगा। तो ये नई चीज़ें जो हमें सीखने की ज़रूरत है और फिर जो है टेक्नोलॉजी क्या है और नई नई चीज़ें क्या होती हैं। मिसाल के तौर पर आज के ज़माने में बिज़नेस के लिए जो है, प्रोडक्शन के लिए, पैदावार के लिए जो है अभी रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। मिसाल क्रिएटिविटी है, स्किल डेवलपमेंट है, इनोवेशन है। और फिर जो नई आपको जानकर हैरत होगी कि जापान में जगह ही नहीं है। डू यू नो हाउ दे डू द एग्रीकल्चर?
शिप में जो है वो अपना ये कराते हैं। और इसराइल के बारे में मालूम है कि पूरा सहारा है, लेकिन ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए से उन्होंने पूरे सहारा को जो है लालाउजार बना दिया। नई टेक्नोलॉजी है, क्रिएटिविटी है, स्किल डेवलपमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, और इनक्यूबेशन है, इनोवेशन है, स्केल अप है और स्टार्टअप है। ये सारी चीज़ें हैं, तो इससे नई चीज़ें मालूम करने की ज़रूरत है। और ये जैसा कि मैंने कहा, मनसना मिनकुम शयन फलयुहसिन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम जो भी चीज़ें बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, बेहतरीन चीज़ बनाओ ताकि कम्पीट कर सको। ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि बेहतरीन चीज़ें आप एडेड वैल्यू के साथ बनाओ, लोगों को फ़ायदा भी पहुँचे। तो ये चंद बातें हैं, अगर आप भी कुछ बातें बताएंगे तो मेरे लिए जो है फ़ायदेमंद होगा। और कोई है शेयर करने के लिए, मतलब कुछ चीज़? हाँ, नाम बोलो, आप इधर हो आज। अच्छा, आपने बताया कि आप 25 साल से गारमेंट की बिजनेस कर रहे हैं, जी आपने एक्सपोर्ट अवार्ड भी लिया है, जी। क्यों आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नहीं करते? नहीं देखिए, मैं उसके बाद क्या कर लिया, नहीं मैं क्या कर लिया बोले तो जो है, नो व्हाट आई डिड, आई वाउंड अप माई बिजनेस बिकॉज आई हैड गॉट सम अदर वर्क टू डू। इंडिया में जो है इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग लाने के लिए मैंने अपने आप को ये कर दिया कि दूसरे कोई नहीं कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि somebody has to give 100% टाइम फॉर दैट। फॉर 20 years आई एम डूइंग दिस वन, आई विल टॉक टू यू लेटर इफ यू वांट टू। अनलिमिटेड कैपिटल इंटरेस्ट फ्री आता है, नहीं बोल साहब, वही देखते ही पब्लिक ऑफर्स में 5 करोड़ का जो बिजनेस है वही पब्लिक ऑफर देता है, जी 20 टाइम्स जी हो जाता है। जी वही बोल रहा हूँ, शेयर करना है ना हम लोगों को। ये फोरम जो है, हमारे मुसलमान बहुत कम पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आते हैं जिसमें अनलिमिटेड कैपिटल का आ जाता है, इंटरेस्ट फ्री आ जाता है, जी इसकी थोड़ी वजाहत करें। जी नहीं, आप खुद बोले, मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। यू आर ए नॉलेजेबल पर्सन। हाँ आप बात करो, प्लीज़ डू कम। आप ये आप actual- नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है। यू आर ए नॉलेजेबल पर्सन, प्लीज़ डू कम एंड देन एक्सप्लेन टू अस। और इसकी मिसालें भी दो, कौन कौन ऐसा कर रहे हैं अभी, ताकि हम उनके पास जाके बात कर सकें। नाम क्या बोले साहब आप? मोहम्मद समीउल्लाह। जी हेलो, मैं केमिकल कंसल्टेंट का काम करता हूँ। जो भी कंपनी बनाना चाहते हैं केमिकल की कंपनी, उसके लिए प्रोजेक्ट डे 1 से काम करके उनको जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है उस दिन उनके हवाले करके बाहर आ जाते हैं। एक फ़ीस लेते हैं, वो उसमें जितना कॉम्पिटिटिव है पूरे जगह से कोटेशन लेते हैं, कॉम्पिटिटिव वर्कआउट करके उनको फैक्ट्री बनाकर दे देते हैं। ऐसा मैंने 20 कंपनी बनाया अभी तक। जी, इसमें एक चीज़ देखने में क्या आता है, जो गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, उनकी कंपनी 3 साल चल गया, प्रॉफिटेबल 20% प्रॉफिट बना के पब्लिक ऑफरिंग में आ जाते हैं। हम देखें 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ 100 करोड़ तक आता है। सीबी रेगुलेटर के पास जाते हैं और उसको ये बना देते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसमें इंटरेस्ट फ्री भी आ जाता है, जैसे आपने बताया इस्लामिक बैंक का। नहीं स्टॉक एक्सचेंज, कैपिटल नहीं स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं मालूम है ना हमको, सेविंग करके इन्वेस्ट करना है, वो बोल रहा हूँ। तकी उस्मानी साहब बोलते हैं कि कुरैश का कबीला जो है एक इन्वेस्टर जॉइंट स्टॉक कंपनी था। तो हाउ मेनी पीपल नो अबाउट व्हाट इज द जॉइंट स्टॉक कंपनी? नहीं, आपने जो बताया टाटा में इन्वेस्टमेंट करो, रिलायंस में, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट लेंगे। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों चीज़ें हैं ना। अब और सीखेंगे ना, उस इन्वेस्टमेंट करके उससे सीखेंगे, खुद हम बनेंगे ना। उसके बारे में एक वर्कशॉप रख के हमारे अंदर जो भी इसका नॉलेज आ गया, जब एक क्लस्टर बना लेंगे, हम 4-5 शू फैक्ट्री वाले हैं, एक बना लेंगे, कोई अवार्ड ले ले, इसी को रख के प्रोजेक्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं। अभी डेली देखें तो 5-5 कंपनी का पब्लिक ऑफरिंग आते रहता है, जो 20 टाइम्स मोर सब्सक्राइब हो जाता है। नहीं समीउल्लाह साहब, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जी। और वो कैसे सेबी कैसे काम करता है, अभी तो मालूम है ना कि अदानी उन्होंने सब पूरा मैनिपुलेट भी होता है, लेकिन हमें सही तरीके से काम करना है। जो तो सही तरीके से नहीं उसको जो है एक्सप्लेन, हमारे पास जो है सेबी क्या है, मार्केट क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, लिमिटेड क्या है, और तो आपने बोला ना प्राइवेट लिमिटेड क्या है, ये उसको कैसे हम आगे बढ़ाएंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 3 साल चलाना, प्रॉफिट 20% बता दो, सीबी रेगुलेटर आकर परमिशन दे देता है, जी। आप पब्लिक लिमिटेड को जा सकते हैं। तो शुक्रिया। जी एग्जैक्टली पब्लिक यस।
So, in this context, I would like to share one story. Last year, I have been invited in India CFO Summit. Okay? तो वहाँ पे इसी चीज़ के बारे में आप तो बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. आई हैड वन बिटर एक्सपीरियंस. एक्चुअली जब मैं वहाँ पे गया तो ऑल द CFOs ऑफ इंडिया, उन लोगों का कॉन्फ्रेंस था, तो मुझे भी वहाँ पे इनवाइट किया गया. तो व्हाट दे वर डिस्कसिंग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट में कैसे IPOs आते हैं एंड ऑल, दोज हु नो वेल. तो फॉर ए लेमैन इफ आई आस्क यू कि एक कंपनी का जो वैल्यूएशन होता है, व्हाट इज बेस्ड ऑन दैट, मतलब किस बेस पे वो वैल्यूएशन करते हैं, आप लोग कुछ एग्जांपल्स दे सकते. इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए डिस्कशन, सो यू कैन इंटरैक्ट. Past revenue. No, because it's a new company, so we don't have any revenues or anything. I want to come into the market. So what is the thing they evaluate and they come up to something called valuation. I'll be like मेरी एक कंपनी है, वो वैल्यूएशन में आ रही है, IPO के लिए वैल्यूएट करते हैं, तो हाउ दे विल वैल्यूएट. Okay. Any other answers? Market opportunity. How will you evaluate that? Okay. अच्छा. तो obviously you are business people. In layman's language, I'll try to explain. For example, जब कोई कंपनी आती है तो usually they used to sell the story actually. समझ में आ रही है? कोई आ रहा है और he'll be telling the story कि मैं ऐसा करता हूँ, so. Okay? Based on that, the CFO used to evaluate whether it is right or wrong. मैं अभी उस टॉपिक पे नहीं आ रहा हूँ. तो उस बेसिस में वो वैल्यूएट करते हैं. एंड आफ्टर दैट दे गो फॉर फंडिंग, और कंपनी को वैल्यूएट कर दिया, लिस्टिंग कर दिया, सब कुछ हो गया, और वो बंदा पैसे भी ले लिया. और उसके बाद क्या होता है, व्हाट इज द चैलेंजेस द CFO फेस. मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, नॉट अबाउट द कंपनीज व्हाट टू से ट्रू स्टोरी और सक्सेस स्टोरी, ऐसा नहीं है. तो वो लेने के बाद ऐसा होता है, इफ यू everyone was telling about the data, so look into the data कि स्टार्टअप, कितने स्टार्टअप प्रॉफिटेबिलिटी में जा रही है, कितने स्टार्टअप लॉस में जा रही है. एनीवन नोस द नंबर, कितने परसेंटेज. फॉर एग्जांपल 100 कंपनी स्टार्टअप के लिए आ रही है, फंड राइज कर रही है, और कितना सक्सेस, मतलब 100 कंपनी में कितना कंपनी सक्सेसफुल होती है. Not more than 2%. Not more than 2%. So वहाँ पे जो हॉट टॉपिक था, वैल्यूएट करके पूरा कर लिया, वो पैसे लेके जो बंदा राइज किया था वो लेके चला गया, बट द इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट आता है. इफ समथिंग गोज रॉन्ग, द इम्पैक्ट वुड बी ऑन द इकोनॉमी एज ए होल. क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो आई ऑलवेज यूज टू थिंक ऑन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ दैट. इट्स नॉट ओनली अबाउट द फिनेंस. तो उसके सिलसिले में हम लोग क्या बेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स स्टिल दे आर फिगरिंग आउट. इवन लास्ट ईयर का कॉन्फ्रेंस में देयर वाज नो कंक्लूजन ऑन दिस एस्पेक्ट. अभी कमिंग फ्राइडे को अनदर 1 साल हो गया, तो आई हैव गॉट वन मोर व्हाट टू से पास आल्सो. If anyone, the CFOs or the accounting people is interested, please contact me. If possible, I'll take you to that conference inshallah. तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि IPO राइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, and we need to think as a whole also. तो उसमें जो रेगुलेटरी की जो बात कर रहे थे, उसके बारे में कुछ वजाहत मैं पेश करना चाह रहा था. दैट्स इट. एंड और हम बाकी और ऑर्गेनाइजर्स को और इस्लामिक बैंकिंग के स्टूडेंट्स भी आपके यहाँ मौजूद हैं. आम्बूर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस्लामिक बैंकिंग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग उनको फेलिसिटेट करना चाह रहे हैं. सो दैट फर्स्ट आई विल कॉल मौलवी एहतिशामुल हक साहब, और मोदी आदिल साहब, और यासिर अरफात भाई. प्लीज
थोड़ा आगे आएंगे। एहतशाम, कमान, उनके बारे में और भी ज़रा बोलो भाई। कौन मौलवी है? एहतिशाम साहब के बारे में आप लोग जानते हैं, वो मुहतमिम है मदरसे जैद बिन साबित, खादरपेट में जो मदरसा है, और वहाँ पे ये आप कुछ बोलेंगे? नहीं, उसको हमारे एहतशाम तुम्हें क्या करते हैं ज़रा बोलो जी। तुम्हें जो पढ़ाते हैं ना, आओ 1 मिनट, ये सब झिझकने की बात नहीं है, सब तुम्हें बोले तो ना लोग तुम्हारे पास आएंगे क्या करते बोल। जामे दारुस्सलाम में भी पढ़ाया, जरा इस्लामिक माशियात पढ़ाए, आप कहाँ पढ़ाते हैं सब जरा बोलो, तुम्हें बोलता सब। जब तक इंट्रोड्यूस नहीं होता लोगों कैसे मालूम होता। प्लीज़ दो जुमले बोलो तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एहतिशाम, बैठो बोलो। मैं यहीं जामिया उल उलूम में हिफ्ज़ किया था, उसके बाद इहया उल उलूम में आलिमियत किया था। कहाँ? वानमबड़ी में, अहयाउल में, वो बोलो वानमबड़ी में बोलो जी। उसके बाद दारुल में दौरा करने के बाद दारुल कहाँ? दारुल देवबंद। हाँ वैसा बोलो, देवबंद में करे बोलो। उसके बाद मैं प्रेस्टन इंटरनेशनल कॉलेज में, कहाँ जरा आप भी सामने रखो, सामने। प्रेस्टन इंटरनेशनल कॉलेज चेन्नई में तकरीबन 14 साल से पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहे हैं? इस्लामिक बैंकिंग एंड फिनेंस और दीगर सब्जेक्ट्स भी। और उमराबाद में भी पढ़ाए थे चंद साल, बोलो। जामिया दारुस्सलाम उमराबाद में 5 साल पढ़ाया था। और अब भी मेरे पास आके मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, कोई भी आया तो बोल सकता हूँ, जरा बोलो ना। तुम्हें इतना चीज़ें के तो कैसे जी तुम्हें। बस कहा है जी, अभी फ़िलहाल हम लोग एक मदरसा चला रहे हैं, मदरसा जैद बिन साबित के नाम से, मस्जिद खादरपेट में, जो आम्बूर में जो 6 साला कोर्स है। कोर्स का मकसद अंग्रेज़ी जानने वाले अच्छे आलिम निकालना, क्योंकि मैं जब चेन्नई में था तो चेन्नई में 4-5 जगह ऐसी है जहाँ जुमे के बयान भी अंग्रेज़ी ही में होती है क्या? कहाँ होता है? मस्जिद बिलाल, IIT मद्रास में, और इस तरह BS अब्दुर्रहमान यूनिवर्सिटी में अल्टरनेट होते हैं, एक वीक इंग्लिश एक वीक तमिल। और तो अच्छे अंग्रेज़ी जानने वाले आलिमों की सख्त ज़रूरत है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कूल्स में एक बच्चा पढ़ता है तो तकरीबन 14 साल LKG से लेकर +2 तक स्कूल में गुजारता है, और हर स्कूल में मॉरल इंस्ट्रक्शंस के एक सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जहाँ मैं पढ़ा था वहाँ कोई भी टीचर आके मॉरल इंस्ट्रक्शंस ले देते थे। हालांकि 14 साल में हम लोग बहुत कुछ सिखा सकते हैं बच्चों को, अगर एक आलिम वहाँ जाकर पढ़ाएगा तो। इसके अलावा दीगर हर जगह में भी अभी अब्दुल रकीब साहब भी 3-4 या तकरीबन 3-4 बार कंप्लेंट कर चुके थे कि मौलवी लोग नहीं जानते। तो जो असल बैरियर है वो है लैंग्वेज, तो ज़ुबान असल बैरियर बन जाती है, और दूसरा है एक डिग्री का ना होना। तो उस गर्ज से हम लोग ये मदरसा शुरू किए थे, जहाँ बच्चों को 10th के बाद लेते हैं, +2 6 साल आलिमियत कोर्स के साथ साथ उन्हें +2 भी कराते हैं, और BA इस्लामिक स्टडीज़ की डिग्री भी कराते हैं, ताकि ये जो हमारा ये गर्ज नहीं है कि जाकर वो ज़बान आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी जाकर वो लोग कमा लेंगे, उसके साथ साथ दीगर लाइन में, मस्जिद और मदरसा के अलावा दीगर लाइन में जाकर खिदमत कर सके। इस गर्ज से शुरू किए हैं। दुआ कीजिए अल्लाह इसे कबूल फरमाए। इतना साथ बोल सकते ना, तब तो भाग तो लेना कैसे जो। जी, आदिल साहब, इनका पूरा तारुफ कराओ जरा। माशाल्लाह हमारे आदिल साहब आम्बूर बिज़नेस नेटवर्क के फ़ाल साथियों में हैं। ये इस्लामिक बैंकिंग का कोर्स श्रीलंका में जाकर मौलवी सलमान साहब वगैरह के साथ इस्लामिक बैंकिंग का कोर्स किए हैं, तो इनको इनकरेज करने के लिए ये शालपोशी की जा रही है। जी, मुबारकबाद। तुम्हें बोलो जी, 1 मिनट बात करो, क्या करें क्या वो उस्ताद, तुम्हें भी बोलो, श्रीलंका में जा क्या पढ़े बोलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा नाम आदिल मैं मीटिंग में हूँ जी आम्बूर में, फिर मिलता हूँ। माना मुना एकेडमी वानीबड़ी से जो है इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस 2002 में कराया था, तो इस्माइल सेठ के पास से। जी। अच्छा, मुफ्ती सलमान साहब। जी। उसके बाद डिप्लोमा कोर्स था वो, उसके बाद में BA भी कॉलेज में कराया। फिर जो है श्रीलंका में एक कोर्स है, सेम कोर्स इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस, मुफ्ती रजवी साहब का। मुफ्ती रजवी, तो वहाँ जो है बाकायदा इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस का जो है वो विंडो ओपन है श्रीलंका में। वहाँ के जो है हुकूमत में ख़ुद जो है ये इजाज़त है कि
इस्लामिक बैंकिंग का एक पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बेसिस में जो है बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सिस्टम का जो भी चीज़ें हैं बिजनेस कर सकते हैं कर बोल को उनके लॉ में जो है अमेंडमेंट है। तो उस हिसाब से कई सारे इंडस्ट्री और बैंक जो है नॉन इंटरेस्ट बेस्ड में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बेस में जो है वहाँ पर जो है बिजनेस कारोबार चलाते हैं। बहुत अच्छा काम चलता है वहाँ पर। तो पढ़ाई के साथ साथ जो है वहाँ पर भी जो है विज़िट करने का मौका मिला। बहुत सारे यानी उलमा इकराम अच्छा अंग्रेज़ी जानने वाले दुनियावी एतबार से भी जो है बहुत सारे काम करने वाले बिजनेसमैन वहाँ पर मौजूद थे। तो उनसे मुलाकात करके जो है बहुत फ़ायदा हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स करने से जो है मालूमात भी बहुत सारे चीज़ें मिली कि हर चीज़ जो है हमें हलाल और हराम में तोलते गए कर को बोले तो बहुत सारे चीज़ें जो है अपना बिज़नेस में जो है मिसिंग हो जाता। तो वहाँ जाकर पता चला कि अल्टरनेट क्या है बिज़नेस करने में जो है सही रास्ते में जाकर ये हराम के बग़ैर भी हलाल को इख्तियार करते हुए जो है बहुत सारे बिज़नेस हमें कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं दुनिया में अगर को मालूम हुआ। तो बहुत शुक्रिया। आप क्या करते हैं रज़ा पे? अभी मैं शू बिज़नेस करता हूँ उसमें। क्या नाम से? ये शाइन एंटरप्राइज है। अच्छा, आम्बूर में जी जी शुक्रिया जी। इसी बात से मैं क्या बोलते हैं टू एडिशन टू दैट यहाँ के बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को भी पता नहीं है कि इवन इन इंडिया नाउ इट इज़ पॉसिबल। आज के ज़माने में यहाँ के बिजनेसमैन के लिए भी ये पॉसिबिलिटियाँ मौजूद है। अगर कोई यहाँ पे इंडिया में आम्बूर में अगर कोई बिज़नेस करना चाह रहा है तो उसके लिए भी इस्लामिक कॉन्सेप्ट में शरिया बेस्ड फिनेंस इज़ अवेलेबल फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। देर इज़ समथिंग कॉल्ड मुशारका, मुदारबा, इजारा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके लिहाज से, इस्लामिक प्रिंसिपल के लिहाज से और शरिया प्रिंसिपल के लिहाज से आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। और मैं एक फ़ाइनेंशियल कंसल्टेंट भी हूँ। अगर किसी को इस चीज़ में और भी वजाहत चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके। और एक हैं हाँ ऑर्गेनाइज़र, उनको हम फेलिसिटेट करेंगे, यासिर अरफात भाई। कहाँ हैं? कहाँ जी उन्होंने? तनवीर है नहीं क्या जी? तनवीर साहब है नहीं? नहीं है। इट डिपेंड्स है ना मार्केट में बेहतरीन क्या है, वाट एक्सेप्टेबिलिटी आल्सो इज़ वन ऑफ द बेस्ट में जो है प्राइस में भी बेस्ट हो और क्वालिटी में भी बेस्ट हो, एवरीथिंग इज़ देयर। बट वो है बोलते क्या मतलब क्या, ऑर्डनरी किस्म की चीज़ें मत बनाओ, बेकार किस्म के, बट अच्छी चीज़ें बनाओ, वैल्यू एडेड होना तुम्हारे मार्केट में। No, what I'm telling is it depends on the competitively even जो एक्सेप्टेबिलिटी में भी है उसमें भी बेटर होना बोलते, आपका दूसरे लोगों से अच्छा होना बोलते जो मार्केट में। एक्चुअली जैसा कि कहना है कि एवरीवन बिलीव्स इन गॉड बट वी नीड डेटा टू प्रूव इट। वैसे कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जो प्राइस गेम खेलते हैं वो लॉन्ग रन में नहीं रहते हैं। तो जब भी आपका क्वालिटी होगा तभी यू कैन सस्टेन इन द मार्केट। और जो शॉर्ट टर्म में, बिकॉज इकोनॉमिक्स अगर उसका आप देखा जाए तो जो प्राइस गेम खेलता है वो लॉन्ग टर्म में नहीं रहता। यू कैन सी रोल्स रॉयस, वो एक कार बनाने के लिए मिनिमम 6 मंथ्स लेते हैं, लेकिन उसका ब्यूटी ये है कि जब उसका लाइफ स्पैन ख़त्म भी हो जाता है तो कंपनी खुद उसको ख़रीद लेती है। ओके, एंड दैट इटसेल्फ स्टैंड्स यूनिक एक्चुअली। तो प्राइस गेम लॉन्ग रन के लिए बेहतर नहीं है। दिस व्हाट द स्टडी टेल्स एक्चुअली। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, exactly. What price he is asking? Because nowadays, it is not because here the totally the Indian market today,
as everybody knows, especially the leather market is very, very, you can call it as volatile, or you can call it as very not, a fixed thing. Whatever price it is told by the buyers, that price only, whether we are running in the loss or whether we are running in a profit, we have to compare, compel and give the price, and then determines the raw material price here and how. So a lot of context is there. Yes, sir. In the same context, I have one more example. I met that one guy, Malayali. He is also from footwear industry, VKC. Okay, Naushad. I met him in person in one meeting, and he was very frank. Why are you opting for the, export thing? Whereas we are the second largest populated country. Okay, so why we need to go and do all those things? Obviously, PPP, there is something called purchasing power parity in the international market. All the thing which you used to sell, it depends on the forex. Whereas if you make for your own people and you are more focused on Indian market, whereas you have a largest population, we are the second largest population. So why are you not focusing on that? And in that context, he has shifted his company and he is more focused on Indian market itself. Obviously, this is the debatable thing which we need to, as a business people, we need to discuss and we need to come out with that. Aksam, well, I don't know what I'm telling you is going somewhere else. He has got a point and he has got a point. So let us agree to disagree, no problem at all. सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे एक मौके पर अल्लाह ने हम सबको जमा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और जितने भी लोग, जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ आए, हम तहे दिल से जो है आप सब लोग का शुक्रिया अदा करते हैं। और आगे भी इंशाअल्लाह ऐसे नेटवर्किंग सेशंस हो और इसके ज़रिए उम्मत को, कौम को फ़ायदा हो, इसके लिए आप दुआ भी फ़रमाएँ। और इंशाअल्लाह सजेशंस कुछ है इसके सिलसिले में आगे बढ़ाने के, इसके बारे में भी इंशाअल्लाह दुआ फ़रमाएँ। तो आम्बूर बिज़नेस नेटवर्क का जो ऑफ़िस है तो चंदपेट मस्जिद के पास सेकेंड फ्लोर में ऑफ़िस है, तो वहाँ पर हाफिज़ अब्दुल अलीम साहब कभी भी अवेलेबल रहेंगे। तो किसी का कोई सजेशंस है या किसी की कोई ज़रूरत भी है बिज़नेस के सिलसिले में, कनेक्शंस के सिलसिले में, वो लोग वहाँ आकर मिल सकते हैं। और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। तो हमारा मकसद ये है कि हमारी बस्ती में जो एक किस्म की जो क्या बोलते हैं एक मायूसी छा गई थी, उसको दूर करें और हमारे बस्ती में जितने भी लोग हैं वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। तो इसके लिए अल्लाह से भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मकासद को अल्लाह, और ख़ुसूसन काका दाऊद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया उनके मस्जिद में आकर यहाँ इस सेशन कंडक्ट करने के लिए। और आगे भी इंशाअल्लाह ऐसे सेशंस होते रहेंगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी तमाम लोग उसमें कनेक्टेड रहें इंशाअल्लाह। नेटवर्क करने के बाद लोग इंशाअल्लाह अपने अपने घर को जा सकते हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।